हेलो फ्रेंड्स, आज अपने पढ़ने वाले हैं आरबीएससी 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, क्या कुछ इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो रहता है विद्युत आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही कैसे विद्युत क्षेत्र बनता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश देखिए, विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, किसी भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की खास बात यह होती है कि जब कोई पदार्थ विद्युत आवेश ग्रहण करता है या विद्युत आवेश दर्शाता है, यानी ये एक गुण है, यदि यह गुण कोई वस्तु दर्शाती है तो उसके अंदर क्या रहता है कि वो वस्तु, देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो पदार्थ विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है या इन्हें उत्पन्न करता है। देखिए अगर कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये अगर आवेशित है, ये अगर आवेशित है तो ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। या फिर हम कहें कि अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, मान लीजिए कहीं पर विद्युत क्षेत्र इसके आसपास में कहीं भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, और अगर आप किसी एक वस्तु को इसके पास लाते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु को लेके आते हैं, तो वो क्या करती है, किसी भी प्रकार का बल अनुभव करती है। यानी जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप किसी वस्तु को लेके आते हैं और वो वस्तु बल अनुभव करती है, तो हम ये कह सकती हैं कि वो जो वस्तु है वो विद्युत आवेश ग्रहण किए हुए है, या वो वस्तु, हम इसे डायरेक्टली कहते हैं, वो वस्तु जो है वो आवेशित है, अर्थात वो वस्तु है वो आवेशित है, इंग्लिश में कहेंगे चार्ज्ड। ये जो वस्तु है ये चार्ज है, ये आवेशित वस्तु है। अब बात करते हैं कि आवेश की खोज कब हुई थी। तो आज से देखिए, अगर बात करें 600 ईसा पूर्व, जो थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा था कि जो एम्बर होता है, एम्बर एक क्या होता है, एम्बर एक पदार्थ होता है। इस पदार्थ की खासियत ये थी कि जब एम्बर को, ये जो एम्बर है, इसे जब ऊन से रगड़ा जाता है, जब ऊन के ऊपर इसे रगड़ा जाता है, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी वो क्या करता है, इसमें एक गुण आ जाता है कि वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो इस गुण को क्या कहा गया था, आवेश कहा गया था। और ऐसे जितने भी चीजें होती है जो आवेश ग्रहण करती हैं या त्यागती हैं, उन सभी चीजों को क्या कहा गया था, इलेक्ट्रिक थिंग्स। यानी जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिक थिंग। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है वो मिलता है हमें एम्बर से। एम्बर से इलेक्ट्रॉन वर्ड कैसे मिलता है, जो एम्बर होता है इसे ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो एम्बर होता है इसे ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एम्बर से इलेक्ट्रॉन वर्ड की खोज हुई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज, अब देखते हैं ऐसे ही एग्जांपल, जैसे एम्बर जो है वो कागज के टुकड़ों को खींचता है, इसी प्रकार का एक और एग्जांपल होता है कि जो एबोनेट की छड़ होती है, उसे जब बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो वो भी आवेशित हो जाती है। यहाँ पर जो आवेश रहता है वो नेगेटिव चार्ज रहता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दूसरी चीज कि कांच की जो छड़ होती है, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ा जाता है तो वो भी आवेशित हो जाता है, और यहाँ पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये होते क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो देखिए अपने बात करते हैं, जब कोई वस्तु आवेशित होती है, जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज करती है। तो जब देखिए कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती है, तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। जब कोई वस्तु ऋणावेश ग्रहण करती है तो वो खुद क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। देख लीजिए यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो चार्ज का टाइप होता है ये रहता है ऋणावेश। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और इसे हम कहते हैं धन आवेश। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेशों का व्यवहार। आवेशों का व्यवहार,
अब देखिए आवेशों का व्यवहार क्या होता है। आवेशों के व्यवहार के अंदर अगर आप देखोगे तो जब कोई वस्तु धनावेशित है और उसके पास दूसरी वस्तु जो भी धनावेशित है, दोनों वस्तुएं धनावेशित है, या कोई वस्तु ऋणावेशित है और उसके साथ वाली वस्तु भी क्या है, ऋण आवेशित है, जब इनको पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एक ऋणावेशित वस्तु और दूसरी धनावेशित वस्तु अगर आप पास में लेकर आते हैं तो ये जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये रहता है आवेशों का बिहेवियर। अब बात करते हैं आवेशित करने की विधियां कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो विधि रहती है वो रहती है घर्षण के द्वारा आवेशन, यानी घर्षित करके, यानी किसी वस्तु से घर्षण, यानी एक जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनसे क्या किया जाता है, आवेश उत्पन्न किया जाता है। मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, ये कोई वस्तु है, ए वस्तु है, और ये कोई वस्तु जो है ये बी वस्तु है। जब ए वस्तु को बी वस्तु के साथ क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, यहाँ पर मान लीजिए घर्षण करवा देते हैं हम, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस बी वस्तु के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जब ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन बी वस्तु के अंदर प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी ऋणावेशित होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो ऋणावेश है वो बी वस्तु के अंदर प्रवेश कर जाएगा, यानी ए से जो ऋणावेश है वो बी वस्तु के अंदर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बी वस्तु है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो बी वस्तु है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और जो ए वस्तु है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि आवेशन द्वारा, जो घर्षण द्वारा आवेशन है वो कैसे होता है। अब अपने बात करते हैं कि दूसरा प्रकार है आवेशन का, वो रहता है चालन द्वारा आवेशन। अब देखिए चालन द्वारा आवेशन को समझते हैं कि चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई मेरे पास मेटल का गोला है, ये जो गोला है ये मेटल का है, और जो ये गोला है ये भी मेटल का, यानी दो मैंने मेटल के गोले ले लिए। ये जो है ये डिस्चार्ज्ड है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। मैं कह सकता हूं इसमें जीरो आवेश है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। दूसरा जो मैंने मेटल का गोला लिया है ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी ये इसके अंदर चार्ज है। और जो मैंने इसको रखा हुआ है ये भी एक प्रकार से कुचालक स्टैंड है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कहीं कोई भी प्रकार का जो आवेश है वो आ जा नहीं सकता। यहाँ पर जो है ये नेगेटिवली, ये पूरी तरह से कुचालक है। अब बात करते हैं आगे, इसका ये जा ए। अब बात करते हैं बी स्टेप। इसका स्टेप बी में क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। जब दोनों को संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है कि इस ए का जो आवेश है, इसका बी का जो आवेश है वो बराबर मात्रा में दोनों पर बंट जाता है, दोनों पे आ जाता है। और जब इनको वापस दूर ले जाएंगे एक दूसरे से तो वो आवेश बंटा रहेगा, दोनों में समान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो अनावेशित वस्तु थी, जो डिस्चार्ज कोई चीज थी, उसके ऊपर भी क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरी, जो इसका तीसरी विधि रहती है वो होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, प्रेरण किया जाता है। प्रेरण क्या होता है, तो क्या होता है कि एक वस्तु जो आवेशित है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है वो आवेशित है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, ये ए वस्तु है, ये जो है ये चार्ज्ड है, ये वस्तु आवेशित है। तो ये क्या करेगी, दूसरी वस्तु जिसके ऊपर आवेश नहीं है, मान लीजिए कोई बी वस्तु है, इसके ऊपर आवेश नहीं है, जीरो चार्ज है, मान लीजिए एक वस्तु ए जो चार्ज है वो क्या करेगी, दूसरी वस्तु बी जो चार्ज नहीं है, बिल्कुल अनावेशित है, जीरो आवेशित है, उसमें क्या कर देगी, आवेश उत्पन्न कर देगी। एक अनावेशित वस्तु में आवेश उत्पन्न किया जाता है एक आवेशित वस्तु के द्वारा, तो इसे बोला जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसकी खास बात क्या रहती है, इसके अंदर मेन पॉइंट ये रहता है, क्योंकि अपने पहले भी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया था, तो यहाँ भी क्या होता है, एक अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। अब अनावेशित वस्तु को आवेशित करना, दोनों में फर्क ये रहता है कि इसमें जो है हम क्या कराते हैं, दोनों को संपर्क करवाते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करवाते हैं। तो ये चालन द्वारा आवेशन है, ये स्पर्श या संपर्क द्वारा भी आवेशन कहलाता है। ये जो आवेशन है ये संपर्क द्वारा आवेशन भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो मेन पॉइंट हमारा रहता है वो रहता है बिना संपर्क या बिना स्पर्श के। इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है बिना संपर्क किए, बिना स्पर्श किए ही आपको क्या करना है, आवेशित
करना है। देखिए ये अपने कैसे करते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि बिना संपर्क किए किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक वस्तु ले ली, ठीक है। इस वस्तु के अंदर मैंने क्या किया, इसे कुचालक स्टैंड पर मैंने रख लिया। इसे कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है और ये जो वस्तु है ये अनावेशित है। अनावेशित वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रख लिया। अब मैं इसके पास में कोई आवेशित वस्तु, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है कोई, लेके आता हूँ। इसके पास में जब लेके आता हूँ तो आपको एक बात बता दूं कि प्रत्येक वस्तु के अंदर कोई ना कोई चार्ज होता है। प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जो दोनों चार्ज जो होते हैं ये बराबर मात्रा में होते हैं। दोनों चार्ज बराबर मात्रा में होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि कोई भी वस्तु स्पेशली एक चार्ज के रूप में व्यवहार नहीं करती, यानी ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज की तरह व्यवहार करती है और ना ही वो नेगेटिवली चार्ज की तरह व्यवहार करती है। मान लीजिए किसी वस्तु के अंदर 5 कूलाम अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज 5 कूलाम आ जाता है तो वो टोटल वस्तु जो होती है वो 0 कूलाम चार्ज के साथ होती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, उदासीन वस्तु, यानी उदासीन चार्ज है, उसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। उसी प्रकार से मैंने क्या किया है, ये एक वस्तु ली है जिसमें आवेश तो है परंतु वो एक दूसरे को उदासीन किए हुए है। मान लीजिए अगर 5 कूलाम नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर तो 5 कूलाम पॉजिटिव चार्ज भी है, जो दोनों को क्या किए हुए आपस में आवेशित और अनावेशित करके दोनों को क्या किए हुए, उदासीन किए हुए है। अब देखिए मैंने क्या किया, जो ये नेगेटिव चार्ज वाला मैं इसके पास लाता हूँ तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज से दूर भागने के कारण क्या करेंगे, दूसरे सिरे पर आ जाएंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेरे पास हैं, तो उसके बराबर ही जो इसके साथ जो 5 पॉजिटिव चार्ज भी थे जो इसको उदासीन किए हुए थे, वो देखिए क्या करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड में आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक साइड में आ जाएगा। फिर अगली प्रोसेस क्या होती है कि मैं अगर इस नेगेटिव चार्ज को क्या करूँ, अर्थिंग करा दूँ। अर्थिंग के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को धरती में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसकी अर्थिंग करवा दी। जब किसी वस्तु की अर्थिंग होती है तो उसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। तो मान लीजिए मेरे पास ये 5 नेगेटिव चार्ज थे, तो वो क्या किया, पृथ्वी ने अपनी अंदर खींच ली। अब मेरे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ ये बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो इस पूरी वस्तु के ऊपर अब अगर देखेंगे आप तो इस वस्तु के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये 5 पॉजिटिव चार्ज रह चुके हैं। तो हम कह सकते हैं, अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो अर्थिंग वाला तार था मैंने ये भी हटा लिया और यहाँ पे जो पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज वाली ये छड़ थी मैंने ये भी हटा ली। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद इस पूरे ये शुरू में हम क्या लेके चले थे कि ये पूरी वस्तु क्या है, उदासीन वस्तु है या कहें अनावेशित वस्तु है जिसके ऊपर आवेश नहीं है। लेकिन अब इस प्रोसेस होने के बाद में इस वस्तु पे धनावेश आ चुका है, यानी कोई भी अनावेशित वस्तु धनावेशित हो चुकी है। कैसे, बिना संपर्क के। तो इसे कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है कि आवेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। आवेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या रहती हैं। पहला पॉइंट रहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन या कहें किसी वस्तु में से नेगेटिव चार्ज अगर निकल रहा है या कोई भी चार्ज अगर निकल रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ, तो नेगेटिव चार्ज अगर निकल रहा है तो उस नेगेटिव चार्ज का खुद का कोई ना कोई वेट होता है। या अगर बात करें अपने इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में भी कोई ना कोई वेट होता है जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये वेट इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। तो अगर देखिए किसी वस्तु में से अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसमें से अगर कोई वेट निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेट मान लीजिए निकल रहा है, तो ये वस्तु पहले जितनी भारी थी उतनी भारी अब नहीं रहेगी, यानी अब इसका वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाती है तो वो क्या करती है, अपना वेट लूज कर देती है, अपना वेट खो देती है, तो कुछ वेट निकाल देता है, तो उससे वस्तु क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके पास अतिरिक्त द्रव्यमान आएगा, अतिरिक्त द्रव्यमान आएगा, साथ में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज भी हो जाएगी और वेट भी क्या कर लेगी, गेन कर लेगी, वेट भी उसके अंदर बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। परंतु अगर बात करें ये जो वजन होता है, ये सामान्य जो वजन होते हैं जितने भी अपने द्रव्यमान होते हैं उनकी तुलना में क्या होते हैं, बहुत ही नगण्य के मात्र होती हैं, नगण्य के समान होती हैं, तो हम इन्हें नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। उसके बाद बात करते हैं मात्रक की।
तो मात्रक के अंदर अगर बात करें तो विद्युत आवेश जो होता है उसका मात्रक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। अब देखिए मात्रक की बात करते हैं, तो मूल राशि के रूप में हम यहाँ पे विद्युत धारा का इस्तेमाल करते हैं विद्युत आवेश का मात्रक निकालने के लिए। देखिए जो अपने बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का जो परिभाषा होती है, विद्युत धारा की परिभाषा होती है कि एकांक समय में जितना आवेश गुजरता है, एकांक समय में जितना आवेश किसी तार में से गुजरता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो Q होता है वो I गुना T के बराबर होता है, यानी आवेश जो होता है वो धारा गुना समय के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आवेश का जो मात्रक लेते हैं हम, वो लेते हैं कूलाम। जो कूलाम होता है वो आवेश का मात्रक है, और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, और सेकंड हो गया समय का मात्रक। अब देखिए यहाँ से अगर अपने इनको कंबाइन करें तो एम्पियर गुना सेकंड क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है, जो किसके बराबर होता है, कूलाम के बराबर। कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकंड होता है। अब बात करते हैं जो कूलाम जो है ये थोड़ी बड़ी राशि है, तो इसे अपने क्या करते हैं, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम या पिको कूलाम। ये होता है माइक्रो कूलाम, ये होता है नैनो कूलाम, और ये होता है पिको कूलाम। माइक्रो के अंदर 10 की पावर -6 होता है, नैनो के अंदर 10 की पावर -9 होता है, और पिको के अंदर 10 की पावर -12 कूलाम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सीजीएस मात्रक की। तो सीजीएस मात्रक रहता है इसका फ्रैंकलिन, जिसे अपने स्टेट कूलाम भी कहते हैं, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। एक जो कूलाम होता है वो 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन के बराबर होता है। इसका जो एक बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराडे। फेराडे के अंदर 96,500 कूलाम आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं विद्युत आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि विद्युत आवेश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, इसके अभिलक्षणों के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि योज्यता, यानी योग कैसे होता है, ऐड कैसे किया जाता है इसका विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का योग देखिए, विद्युत आवेश जो होती है ये एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर दिशा का कोई भाग नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए जैसे अपने नॉर्मल अगर क्वेश्चन क्या है 5, 2, 3, 7 ऐसे क्वेश्चन क्या है, तो इसके अंदर अगर आप ऐड करोगे तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 17। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसका ऐड आ रहा है 17। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अंदर योग में जैसे दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है उसमें भी दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई +4 कूलाम आवेश है, या +5 कूलाम आवेश है, -7 कूलाम आवेश है। जब इन तीनों को अगर आप ऐड या माइनस जो भी आप जितनी प्रक्रिया होती है वो लगाओगे, जैसा कि आप एक अदिश राशि के अंदर करते हो वैसा ही करोगे, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा जो होगा +2 कूलाम। दूसरा जो टॉपिक रहता है हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज के अंदर, वो रहता है इसकी निश्चरता, यानी कि किसी भी विद्युत आवेश की निश्चरता, यानी इनवेरियंस। वेरियंस का मतलब वेरी करना, यानी कि बदलाव होना। किसी भी चीज के अंदर बदलाव होना वेरी करना कहलाता है। तो इनवेरियंस यानी निश्चरता जिसमें बदलाव न हो। अब हम यहाँ पर बदलाव कौन से की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके वेग के अनुसार उसमें बदलाव। तो देखिए चाल जो भी हो आवेश का मान नहीं बदलता, आवेश का मान वही रहता है। देखिए जैसे Q विराम यानी स्थिर अवस्था में एक आवेश जो होता है उतना ही गतिशील अवस्था में होता है, उसका मान परिवर्तित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक विशेष स्थिति होती है जिसे कहा जाता है विशिष्ट आवेश, यानी इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश जो होता है वो कहलाता है विशिष्ट आवेश। यानी किसी भी पदार्थ के M और Q, इन दोनों का Q और M का जो अनुपात रहता है इसे बोला जाता है विशिष्ट आवेश। और इसकी खास बात ये होती है कि यदि इसे बहुत ही तीव्र गति से चलाया जाए, यानी कि जो इसका वेग है वो यदि प्रकाश के वेग c के बराबर कर दिया जाए, तो इस स्थिति में जो है ये विशिष्ट आवेश जो होता है ये परिवर्तित हो जाता है, यानी आवेश में भी परिवर्तन हो जाता है, आवेश में निश्चरता नहीं रहती। ये इसका एक विशिष्ट स्थिति है, एक इसकी स्टैंडर्ड, इसकी एक आइडियल पोजीशन होती है, आइडियल कंडीशन होती है। अब बात करते हैं अगला, वो होता है आवेश का संरक्षण, यानी आवेश संरक्षण। आवेश के अंदर संरक्षण का ये नियम रहता है कि इसका टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, सदैव सेम रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसी भी प्रक्रिया के अंदर आप देख लोगे तो इसका आवेश जो है वो चेंज नहीं होता। अगर अपने बात करें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो संयोग से जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण बनती है, जैसे देख लीजिए ये होता है पॉजिट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन
जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये इतनी एनर्जी निकलती है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिट्रॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों जब मिल जाते हैं तो इन दोनों के संयोग से जो नया तत्व हमारे पास है, गामा किरण जो प्राप्त हो रही है, इसका आप देखोगे तो आवेश जो होता है वो शून्य होता है, इनके ऊपर आवेश नहीं होता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी यहाँ पर टोटल जो चार्ज होता है वो सेम रहता है। अगर इस तरफ आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको 0 प्राप्त होगा, और इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 0 है, यानी 0 से 0 की तरफ ये जा रहा है। यानी कि इसके अंदर टोटल जो आवेश है वो क्या रह रहा है, संरक्षित रह रहा है। उसके बाद करते हैं बात क्वांटीकरण की। क्वांटम, देखिए क्वांटम क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो किस रूप में जा रही है, उस चीज का निर्धारण करने के लिए अपने क्या करते हैं, क्वांटीकरण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह दो तरीके से जा सकती है। पहला जो तरीका रहता है वो होता है सतत, यानी कि एक लाइन में चलना, सतत होता है एक लाइन में चलना। और दूसरा जो तरीका रहता है वो रहता है विविक्त। विविक्त का अर्थ होता है ऐसे खंडों में, यानी पहले ये खंड जो है, मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रवेश करना है, यहाँ पर जो प्रवेश होगा वो पूरा लाइन का होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले ये इतना खंड इसमें जाएगा, फिर ये खंड इसमें प्रवेश करेगा, फिर ये खंड इसमें प्रवेश करेगा, और फिर ये खंड प्रवेश करेगा, और फिर ये खंड इसमें प्रवेश करेगा। कहने का मतलब है इसमें खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, एक लेवल को पार किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जाता है। तो ये जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है इसे बोला जाता है क्वांटम, इसे बोला जाता है क्वांटम। ये होता है क्वांटम, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्वांटीकरण कैसे होता है। तो आवेश का जो आदान प्रदान है वो सतत नहीं होता बल्कि विविक्त होता है, यानी कि टुकड़ों में होता है। ये पूर्ण संख्या में होता है, यानी इसके अंदर अगर आप टुकड़े भी कर रहे हो तो उसमें भी पॉइंट्स में नहीं होगा, दशमलव रूप में नहीं होगा, टुकड़े के अंदर भी एक पूरा पूर्ण गुणज के रूप में टुकड़ा होगा। और किसी भी वस्तु पर अगर आप आवेश देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या रहता है, सदैव पूर्ण गुणज रहता है। जैसे अगर आपको किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, अगर आपको चार्ज देखना है तो वो या तो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से जो है वो चार्ज संभव है। लेकिन अगर आप देखोगे 1.2 इलेक्ट्रॉन तो ये संभव नहीं है, 1.3 इलेक्ट्रॉन तो ये भी संभव नहीं है, 2.6 इलेक्ट्रॉन ये भी संभव नहीं। ये जो चीजें हैं ये संभव नहीं है। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो मिलिकन के जो तेलबूंद प्रयोग था उसमें उन्होंने पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6021 गुना 10 की पावर -19 गुलाम आवेश रहता है, जिसे अपने पढ़ते हैं 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक है। तो ये रहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब बात करें कि किसी वस्तु पर अगर आपको टोटल आवेश निकालना है तो आपको क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं उनकी संख्या n जो है उससे आपको क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन को गुणा कर देना है, जितने भी उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो आपके पास उस वस्तु पर टोटल आवेश Q की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं ये जो पूरा टॉपिक था विद्युत आवेश, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहता है स्थिर आवेश जो होता है वो सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर कोई चार्ज है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो वो सिर्फ क्या करेगा, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अपने आसपास सिर्फ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु क्या है, कोई आवेश जो है वो गतिमान है, अगर कोई आवेश क्या है, गतिमान है, गति कर रहा है, लेकिन ये गति कैसी है, एक समान वेग वाली, यानी इसमें जो है वेग चेंज नहीं हो रहा। मान लीजिए अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, तो वहां पर अगर इसकी शुरुआती जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एंड में भी उसकी चाल कितनी रहेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, और बीच में भी उसकी चाल कितनी रहेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, ठीक है। यानी इसमें जो त्वरण रहता है, टोटल त्वरण वो रहता है 0, यानी त्वरण 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश जो क्या है एक समान वेग से गति कर रहा है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर गतिमान तो है लेकिन वो त्वरित गति है, यानी कि अगर उसका वेग में बार बार में चेंज हो रहा है, यानी त्वरित गति अगर कोई वस्तु कर रही है, कोई आवेश कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इन दोनों के साथ ही वो विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्पन्न करता है। अगर कोई वस्तु, अगर कोई आवेश है वो गतिमान है और साथ में त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। यह था हमारा आज का टॉपिक विद्युत आवेश। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत है। तो आज से हमने स्टार्ट किया है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र का पहला टॉपिक। कल अपने करेंगे विद्युत क्षेत्र।